हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज के फील्ड में काम करती है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 40,980 करोड़ है। ये 2012 में स्टैब्लिश हुई है जिसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा है। स्टॉक मार्केट में ये सितंबर 2016 से ट्रेड कर रही है। एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड है और लिस्टिंग के बाद से 350% का रिटर्न दे चुके हैं, यानी कि 3 से ज़्यादा गुना पैसा लोगों का कर चुकी है। इसका फेस वैल्यू 2 है। चलिए अब इसके बिजनेस को समझते हैं। इसका बिजनेस जो मेन बिजनेस है वो है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ER&D, यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से कंपनी को डिफरेंट तरह के नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है ताकि कंपनी का बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सके। और आने वाले समय में जो है ये जिस तरह से डिजिटाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, कंपनी को ER&D के काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो आगे आने वाला समय जो है वो इस कंपनी का काफ़ी अच्छा फ्यूचर होने वाला है। कंपनी को इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटाइजेशन सॉल्यूशन में एक्सपर्टीज हासिल है। यानी हर चीज़ में इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है आजकल, चाहे प्रोडक्ट की बात करिए, चाहे तो कोई भी गैजेट की बात करिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें भी टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। डिजिटल वर्ड तो कहना ही नहीं है। हर जगह डिजिटल की बात किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी की बात किया जा रहा है और उसी में कंपनी को एक्सपर्टीज हासिल है। यानी आने वाले समय में कंपनी को बिजनेस बढ़ने वाला है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कंपनी का स्पेशलाइजेशन जो है वो इन सब सेक्टर में देखिए। 5G में कंपनी बहुत ही लीडिंग पोजीशन पे है। इस 5G टेक्नोलॉजी बनाने में कंपनी बिल्कुल डीपली इन्वॉल्व है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन, ये भी आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हर चीज़ ऑटोमेशन हो रहा है। तो और जितना ज़्यादा ऑटोमेटिक की तरफ हम बढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज होने वाला है। नई नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में यूज होगा जिसको ये कंपनी बनाती है। मशीन लर्निंग रोबोटिक्स ऑल्सो उसी से जुड़ा हुआ है। डिजिटल फैक्ट्री, पहले फैक्ट्री मैनुअल होता था, सब काम आदमी करते थे, अब क्या है मशीन करता है, तो डिजिटल होते जा रहा है। और वो डिजिटलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, इस कंपनी का बिजनेस ही ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसी में ये कंपनी काम कर रही है। डेटा एनालाइज भी अब मशीन के थ्रू हो रहा है। OTT अगेन, जो नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, इस MX प्लेयर है, सब OTT प्लेटफॉर्म जो है उसका इस्तेमाल आजकल ज़्यादा हो रहा है। उसी में कंपनी ये काम करती है। ऑटोनमस ट्रांसपोर्ट, आजकल क्या है ट्रांसपोर्ट भी ऑटोमेशन ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है। हर चीज़ ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट में, चाहे तो एयर ट्रांसपोर्ट की बात करिए, रेल ट्रांसपोर्ट की बात करिए, सड़क मार्ग के लिए बात करिए, व्हीकल की बात करिए, हर जगह ऑटोमेटिक हो रहा है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है वो भी नई नई टेक्नोलॉजी आधारित हो रही है। एक नई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो नई टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी सब तुरंत पुराना भी हो जाता है तो अपग्रेड करने की उसको ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो अपग्रेड टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा? इसी तरह की कंपनियां बनाएगी जिस फील्ड में ये कंपनी इन्वॉल्व है। चलिए कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स को समझते हैं। कंपनी तो ऐसे हर सेगमेंट में काम करने के लिए रेडी है, बट जो मेन कोर सेगमेंट जो है जिसमें कंपनी डीपली इन्वॉल्व है और अपना क्लाइंट बेस ज़्यादा बड़ा है, उसको यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले टॉप में देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। एक इंडस्ट्री जितने तरह के प्रोडक्ट बनाती है उसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल। उसको जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, यही कंपनी से वो सर्विस लेगी, इसका भी बिजनेस बढ़ेगा। प्लांट इंजीनियरिंग, पहले जो बड़े बड़े प्लांट हैं वहाँ पे आदमी काम करता था, अब वहाँ पे कौन काम करता है? मशीन काम करता है। हर चीज़ मशीन से होने लगा है, चाहे ऑपरेशन की बात करिए, चाहे तो उसका रख रखाव की बात करिए, हर चीज़। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आजकल कंज्यूमर जो ना हर चीज़ स्मार्ट खोजता है। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट कैमरा। तो ये स्मार्ट कैसे हो रहा है? स्मार्ट शक्ल से नहीं हो रहा है, स्मार्ट उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उससे हो रहा है। तो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड आजकल बढ़ गया है। सेमीकंडक्टर, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी उसको चाहे गाड़ी हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे कुछ भी, उसमें एक चिप होता है। वो मेन चीज़ होता है उसका। अगर चिप निकाल दिया जाए तो काम ही नहीं करेगा। वो चिप कैसे बनता है? सेमीकंडक्टर से बनता है। तो वो सेमीकंडक्टर जो होता है, जो चिप होता है सेमीकंडक्टर से जो बनता है, उसमें जो इंजीनियरिंग इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल किया जाता है, वो ये कंपनी बनाती है। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन हमने बात कर चुके हैं। 5G में कंपनी बहुत ही इन्वॉल्व है डीपली, बहुत अच्छे काम कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन खास करके हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी उसमें इन्वॉल्व है। टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। खास करके एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज़ की फील्ड में आप जाएंगे तो अगर उसको आप जानते होंगे तो हर चीज़ वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अगर टेक्नोलॉजी हटा दिया जाए ना तो हवाई यातायात चल नहीं सकता। तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। रेल ट्रांसपोर्ट में भी अब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, खास करके एक्सीडेंट से ना हो ज़्यादा, इसलिए उसका जो एक्सपेंशन है टेक्नोलॉजी का, उसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट में भी। और व्हीकल में तो कहना ही नहीं है, हर व्हीकल में आजकल क्या है ड्राइवरलेस कार आने लगा है।
तो ड्राइवरलेस कार कैसे आ रहा है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आ रहा है। और टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है? यही कंपनी बना रही है, या इस सेगमेंट पे जो काम करने वाली कंपनी है वो बना रही है। हेल्थ केयर, पहले डॉक्टर ऑपरेशन करता था, अब मशीन ऑपरेशन कर रहा है। हेल्थ केयर में और भी है, अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर दवाई नहीं देगा, डॉक्टर पहले टेस्ट कराएगा। वो टेस्ट कौन करता है? मशीनें तो करती है। अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो जितना ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है आजकल, जो भी सर्जरी का ऑपरेशन ज़रूरत पड़ रहा है, वो आजकल मशीन बेस्ड हो गया है। तो इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। जब ये हेल्थ केयर में इस तरह की यूज बढ़ेगी तो इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग होता था तो आदमी वहाँ पे पूरा ग्रुप जाता था। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग आप देखते हैं तुरंत हो जाता है। इंटरटेनमेंट, सबसे ज़्यादा आदमी आजकल इंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है, खाने पीने और कपड़ों से ज़्यादा। तो इंटरटेनमेंट पे जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे, स्मार्ट चीज़ें लोगों को चाहिए, तो ये अगेन टेक्नोलॉजी का यूज है इसमें। टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा? इसी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी करेगी। वाइल एंड गैस ऑल्सो, वाइल एंड गैस किसी भी इकोनॉमिक्स में बेसिक चीज़ है, जो कि अगर आप कहीं पाइपलाइन के थ्रू ही जाता है वाइल एंड गैस, उस पाइपलाइन को बिछाने में बहुत इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। हादसा ना हो, हादसा होगा तो बहुत ज़्यादा भूकंप ला सकती है उस फील्ड एरिया में। तो उसको बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो जिसमें एक कंपनी काम करी है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटीज मिशन अगर भारत की बात किया जाए, भारत सरकार ने लॉन्च किया था, उसमें हर चीज़ क्या है? हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। चाहे वेस्ट मैनेजमेंट की बात करिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करिए, चाहे जो भी सर्विसेज चाहिए हर घर को, तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो है उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। तो स्मार्ट सिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा रोल होने वाला है। इस कंपनी के मेजर पार्टनर की बात करें, कैसे तो बहुत सारे पार्टनर हैं, लेकिन कुछ बड़े पार्टनर जो आप जिनको जानते हैं, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगा, कंपनी पे आपको भरोसा बढ़ेगा। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इस कंपनी में अगर ट्रस्ट कर रही है तो आपको ट्रस्ट भी इस पर बढ़ेगा। देखिए इसमें सब क्लाइंट का गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, फिलिप्स, अमेजन एलेक्सा, एयरबस जो कि एरोप्लेन बनाती है, सीमेंस आईटी की कंपनी है, बीएमडब्ल्यू, अभी हाल में बीएमडब्ल्यू से करार हुआ है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो बीएमडब्ल्यू का है वो यही कंपनी बनाएगी। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ। सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है LTTS, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये जो है एलटी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। जैसे एलटी ग्रुप इसके साथ जुड़ गया ना, तो कंपनी पे थोड़ा विश्वास बढ़ जाता है, डर कम लगता है, क्योंकि एलटी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, एक ब्रांड है, एक नेम है। तो एलटी ग्रुप का कंपनी है, LTTS इसका नाम है। अब कुछ लोग कंपनी का नाम देख के चले जाएंगे। अगर कंपनी का नाम देख के आप पैसा लगाएंगे तो आपको हमेशा डर लगते रहेगा। इसलिए पैसा जब भी लगाइए तो कंपनी के बिजनेस को समझिए, कंपनी में, तभी आपको डर नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होगा, 30-35% या तो रिटर्न दे दिया तो आप लेके निकल जाएंगे, नहीं तो थोड़ा नीचे जाएगा तो आप निकल जाएंगे। तो कंपनी में आप बने तभी रह सकते हैं, कंपनी में ज़्यादा फायदा, ज़्यादा रिटर्न तभी ले सकते हैं जब कंपनी पे आपको भरोसा हो, डर नहीं लगे, आपको विश्वास हो। और वो तब होगा जब आपको कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझेंगे। तो कंपनी का स्ट्रेंथ देखिए क्या है। कंपनी का स्ट्रेंथ ग्लोबल प्रेजेंस है, 30 से ज़्यादा कंट्री में इसका प्रेजेंस है। इनका नॉर्थ अमेरिका से 63% बिजनेस आ रहा है, और यूरोप से 16%। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 80% बिजनेस इनका अमेरिका और यूरोप से आ रहा है। यानी अमेरिका यूरोप में जो चीज़ें हो रही है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। इंडिया से 13%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 8%। कंपनी देखिए ERD में जो है ग्लोबल लीडर है, और नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में भी ग्लोबल लीडर है। हर टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी पुरानी होती है उस जल्दी कुछ पुराना नहीं होता, हर हर हमेशा उसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अपग्रेडेशन जो की ज़रूरत पड़ती है, वो अपग्रेडेशन के लिए नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए। उसमें ये ग्लोबल लीडर ये कंपनी को हासिल है। यानी कि जो बेस्ट कंपनी में से ये कंपनी का गिनती आता है। 89 इनोवेशन लैब है इसका, सोच लीजिए, जितना ज़्यादा लैब होगा उतनी ज़्यादा इनोवेशन की कैपेसिटी कंपनी की बढ़ेगी। कंपनी का बेस्ट टैलेंट रखना पड़ता है, तभी कंपनी इनोवेशन कर सकती है। इसलिए कंपनी ने इतना इनोवेशन लैब बनाकर रखा हुआ है। और देखिए 1090 पेटेंट है। जितना ज़्यादा पेटेंट, पेटेंट मतलब समझते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी कंपनी के पास है, यही कंपनी ने बनाया, किसी और के पास है ही नहीं। अगर किसी को चाहिए तो इससे परमिशन लेना पड़ेगा, इनको रॉयल्टी देना पड़ेगा। 69 कस्टमर जो है इनका, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, टॉप 500 कंपनी में से 69 कंपनी कस्टमर है इनका। 57 कंपनी कस्टमर जो है इनका, 100 टॉप जो ERD स्पेंडर्स है, जो इंजीनियरिंग पे आधारित जिनका बिजनेस चलता है, 100 कंपनी अगर लिया जाए तो उसमें 57 कंपनी इसका कस्टमर है। 90% का बिजनेस रिपीट हो रहा है। अभी देखिए एक इकोनॉमिक टाइम्स में 12 सितंबर 2022 को आर्टिकल आया था कि इंडिया का जो ERD स्पेंडिंग है ना, वो अभी जो करेंट 36 बिलियन है वो 120 बिलियन डॉलर हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा 2030 तक। नेस्कॉम ने स्टडी किया था। तो ये जो 4 गुना होगा ये बिजनेस,
इस सेक्टर का बिजनेस अगर 4 गुना होगा तो इस कंपनी का बिजनेस भी 4-5 गुना बढ़ेगा। इसलिए 2030 तक इसका काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देने की संभावना है। एक और आर्टिकल को मैं रेफर करना चाहूँगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था हाल ही में 9 जून 23 को कि इंडिया रिमेन्स नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल ईआरडी स्पेंडर्स, यानी कि जो ग्लोबल ईआरडी स्पेंडर्स है उसके लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन इंडिया है, वो इंडिया की तरफ ही देखते हैं। इसलिए अब सोचने वाली बात नहीं है। चैलेंजेज चैलेंजेस सबसे बड़ा ये है कि जिनका मेन बिजनेस जो है ना यूएस और यूरोप से ही आ रहा है, यानी कि यूएस और यूरोप में हर चीज़ अच्छा हो तभी इस कंपनी का भी अच्छा रहेगा। हालांकि ये सिर्फ इस कंपनी नहीं बल्कि पूरी आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आईटी सेक्टर की सारी कंपनियों का बिजनेस यूएस और यूरोप से ही सबसे ज़्यादा आता है। तो यूएस यूरोप में चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, अच्छी चलना चाहिए इकोनॉमी, तभी इसका ग्रोथ भी बना रहेगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन इन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है यूएस यूरोप है उसमें आजकल स्लो डाउन है कोविड के बाद से। तो थोड़ा सा इसके आईटी सेक्टर पे भी इसका फर्क पड़ रहा है और इस कंपनी पे भी ऑटोमेटिक थोड़ा फर्क पड़ेगा। जियो पोलिटिकल टेंशन, जैसे आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन वार चल रहा है जिसमें खास करके यूरोप और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इस तरह के टेंशन अगर बढ़ेगा तो वहाँ की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, और उनकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा तो आईटी सेक्टर की कंपनी पे भी फर्क पड़ेगा। टैलेंट रिटेंशन, इनका जो पूरा बिजनेस है ना वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इनोवेशन बेस्ड है, इसलिए उसमें बेस्ट टैलेंट को रखना मजबूरी है आपकी। बेस्ट टैलेंट रखेंगे तो सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। और जिस तरह से कंपटीशन इस फील्ड में बढ़ रहा है ना, तो हर आदमी बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करके रखना उसको लगातार लंबे समय तक के लिए, वो एक चैलेंज है कंपनी के लिए। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, इंडिया में खास करके अगर बात करें तो इसका जो कंपिटिटर है वो है टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट है, आपका केपीआईटी टेक्नोलॉजी है। तो सब कंपनी इनका कंपटीटर है, वो भी काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है सबका, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। चलिए अब हम कंपनी के मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। ये दो आदमी जो है इस कंपनी के मैनेजमेंट में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पहला आदमी जो है वो है अनिल मणिभाई नाइक, जो कि फाउंडर भी है, चेयरमैन भी है। ये जो है एम नाइक जो है वो एलटी ग्रुप के भी चेयरमैन है पिछले 5 दशक से। और भारत सरकार को भी इस पे पूरा भरोसा है इस आदमी पे। ये एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई थी भारत सरकार ने, जिसमें 2018 में चेयरमैन इनको बनाया भारत सरकार ने, और तब से ये लगातार उसके चेयरमैन बने हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में ये संस्था काम करती है। भारत सरकार ने 2019 में इनको पद्म विभूषण भी दे रखा है, पद्म भूषण भी 2009 में मिल चुका है। तो ये सोच रहे हैं कितनी बड़ी हस्ती है। इनको और इस फील्ड में जो बिजनेस फील्ड में जो है सीएनबी एशिया ने एशिया बिजनेस लीडर का अवार्ड दे रखा है, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दे रखा है फोर्ब्स इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट ने। तो इस तरह से इनके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लीजिए, बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, बहुत ही बड़ा नाम है ये। तो जितने इस तरह के व्यक्तित्व जो है ना उनके हाथ में अगर कंपनी का कमान हो तो कंपनी में विश्वास बढ़ जाता है और कंपनी अच्छा काम करने की संभावनाएं कंपनी का बढ़ जाती है। दूसरा व्यक्ति जो है ये एम नाइक जो है वो आईटी फील्ड से नहीं है, आईटी बिजनेस से में कंपनी काम कर रही है। तो उस आईटी बिजनेस को आगे ले जाने का मेन जो जिम्मेदारी है वो है अमित चड्ढा पे, जो कि आईटी बैकग्राउंड से है। वो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। वो एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है जिनका इस फील्ड में 25 साल का लंबा अनुभव है। इन्होंने इस एल जो है 2009 में ज्वाइन किया था एज बिजनेस हेड ऑफ अमेरिका। तब से 14 साल में लगातार ये प्रोग्रेस करते गए और कंपनी का अब सीईओ बन गए हैं। ठीक है। अभी जो है ये नेस्कॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एकमात्र ईआरडी फील्ड से रिप्रेजेंटेटिव है। अब हम कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट और बैलेंस शीट को देख लेते हैं। कंपनी का सबसे पहले स्टॉक पी की अगर देखें तो स्टॉक पी 35 है, जबकि सेक्टर का पी जो है 36 है। तो सेक्टर के बराबर ही चल रहा है कि कंपनी फेयर प्राइस पे आपको मिल रही है। कंपनी का आरओसी और आरओई जो है 33 और 25 है, यानी बहुत बढ़िया माना जाएगा। 20 से ऊपर बहुत बढ़िया माना जाता है। कंपनी के ऊपर जो है लोन है कि नहीं, देखो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09, यानी कि कंपनी पर लोन बिल्कुल नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग 74%, बहुत बढ़िया। प्रोमोटर होल्डिंग जितना ज़्यादा अच्छा है 74% मतलब बहुत बढ़िया माना जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टरली और एनुअली जो है प्रॉफिट, कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है। कंपनी का देखिए सबसे पहले सेल्स, देखिए सेल्स कंपनी का जो है सेल्स कितना है कंपनी का, देखिए 16, 17, फिर 1800, 1900, 2000, 2100, बहुत अच्छा माना जाएगा। नेट प्रॉफिट की बात कर लीजिए तो नेट प्रॉफिट देखिए 263 था, फिर 275, फिर 28, 30, 31, देख रहे हैं 26, 27, 28, 30। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा कर रही है। यानी कि कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा तभी करेगी जब इसका परफॉर्मेंस कंपनी का जो है वो मैनेजमेंट अच्छा चल रहा हो, हर स्तर पे कंपनी अच्छा काम कर रहा होगा। ये देखिए अब है एनुअली अगर देख लेते हैं तो 19 में 50, फिर 56,
फिर 54, थोड़ा कम गया, लेकिन फिर 65, 65 के बाद फिर अभी कितना है, 80। तो 8,000 करोड़ रुपया अभी 23 में है। हर साल दर साल अच्छा परफॉर्मेंस करिए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए 822, 666, 961, 1174। तो देख रहे हैं 800 से 1200 चला गया। अब देखिए कंपनी का एनुअल सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वो कितना है, 5 साल का 16%, और प्रॉफिट का कितना है, 18%। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों का कंपाउंड ग्रोथ भी बढ़िया है। अब कंपनी का देख लेते हैं रिजर्व और बोरोइंग्स। रिजर्व देखिए कितना है, 5,000 करोड़ लगभग, और बोरोइंग्स 500 करोड़। मतलब कि 500 करोड़ सरप्लस है, और भी सरप्लस देखिए हर साल बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा इसमें स्पीड से बढ़ रहा है, और बोरोइंग्स भी बढ़ रहा है। बट सोचने की बात नहीं है, क्योंकि उसका बोरोइंग्स जो है रिजर्व का 10% से कम है, इसलिए सोचने की बात ही नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पॉजिटिव कैश है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। अब देखिए ये शेयर होल्डिंग, प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, पब्लिक सबके पास बटा हुआ है। प्रमोटर के पास अकेले 74% है, सोचने की बात ही नहीं। पब्लिक के पास मात्र 11%। एफआईआई, डीआई भी 6%, 8% रखे हुए हैं। तो बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का है। अब हम कंपनी का ना कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं, जो इसका कंपिटिटर है उससे स्टडी कर लेते हैं। देखिए इसका जो मेन जो कंप्यूटर है ना, ये 3 कंपनी जो है, टाटा एलेक्सी, एलटीटीएस, परसिस्टेंस, और एक केपीआईटी जो छठे नंबर पे है, ये इस सेक्टर की जो मेन 4 कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगातार कर रही है। नंबर 1 पे टाटा एलेक्सी, 2 पे एलटीटीएस जिस कंपनी की हम बात करें, सेकेंड नंबर पे है इन परसिस्टेंस। टाटा एलेक्सी, एलटीटीएस, परसिस्टेंस तगड़ा कंपटीशन है। आप देख सकते हैं मार्केट कैप 47, 40 और 37, तगड़ा कंपटीशन है कि कौन फर्स्ट जाएगा। तो पहले एल फर्स्ट था, अभी टाटा एलेक्सी आ गया, वापस एल कोशिश कर रही है कि हम फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएं। परसिस्टेंस भी बड़ी तेज गति से आ रही है। और ये केपीआईटी तो पहले जो है ये स्मॉल कैप था, अब ये भी मीडियम कैप से लार्ज कैप की तरफ ये भी भाग रहा है। तो तगड़ा हेल्थी कंपटीशन चल रहा है कंपनी में। तो ये जिस तरह से इस चारों कंपनी बढ़िया है, चारों कंपनी इन्वेस्टेबल है, आप चारों में पैसा लगाएं, सब कंपनी रिटर्न देगा आपको। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है, अभी जो सबसे बेस्ट टाइम है वो एल के रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम देखते हैं बाकी पैरामीटर तो आपको पता चलेगा। ये देखिए पी रेशियो, देखिए पी रेशियो देखिए कितना है, 62, 35, 40। सबसे कम पी रेशियो एल के, इनके सबसे सस्ता मिल रहा है आपको। केपीआईटी का पी रेशियो तो और 77, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए आर और आर देखिए, तो ये 3 कंपनी का देखिए कितना है, 47, 41, ये 33, 25, 30, 25, और इसका भी कितना है, 30, 25। तो 30, 25 के रेंज में बाकी इन सेक्टर्स का सबका आर और आर है, सिवाय टाटा एलेक्सी का बहुत ज़्यादा है, 47 और 41। टाटा एलेक्सी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। बाकी कंपनी एक ही टाइप की परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो तो है ही नहीं, डेट किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं है। अब रिटर्न देख लीजिए, रिटर्न अगर आप देखेंगे ना 5 साल, 3 साल और 1 साल का, तो देखिए रिटर्न, देखिए रिटर्न्स 42%, 5 साल का हर साल 42% हिसाब से टाटा एलेक्सी ने दिया है रिटर्न। 3 साल के हिसाब से बात किया जाए तो 100% हर साल मैंने पैसा डबल। लेकिन पिछले 1 साल में माइनस में, पिछले 1 साल में कंपनी ने रिटर्न बिल्कुल नहीं दिया टाटा एलेक्सी ने। जबकि पिछले 3 सालों में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 20 से 22 के पीरियड में कंपनी ने 15 गुना पैसा किया है टाटा एलेक्सी ने, लेकिन उसके बाद रुक गया, उसने ग्रोथ रोक दी। टाटा एलटीटीएस देखिए मतलब इसका एक कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में, 24, 42 और 24। लेकिन उतना ज़्यादा रिटर्न इसने भी नहीं दिया है। अब बाकी से कंपेयर करिए, परसिस्टेंस 43, 103, 55, ये भी पिछले 3 साल में हर साल पैसा डबल कर रही है। और केपीआईटी का तो कहना नहीं है, 5 साल अभी कंपनी को हुआ नहीं है, 3 साल के हिसाब से देखा जाए तो 150% हर साल, यानी दुगना से भी ज़्यादा हर साल पैसा कर रही है। और पिछले 1 साल में भी दुगना कर दिया पैसा। पिछले 1 साल में तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस केपीआईटी का है। तो आप इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे कम परफॉर्मेंस जो है कमाई करके दिया है एलटीटीएस ने, सबसे कम कमाई करके दिया है। जबकि कंपनी का परफॉर्मेंस रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए, मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो सबके बराबर ही रहा है और ऑलमोस्ट। जबकि रिटर्न के मामले में कंपनी एलटीटीएस ने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। तो मुझे लगता है ऐसा कि अब ये कंपनी की बारी है, समय आ गया है, ये कंपनी अब बाकी कंपनी के मुकाबले भी रिटर्न देगा, और आपको सब ज़्यादा पैसा बना करके, इन कंपटीटर से सब ज़्यादा पैसा अभी के समय में ये बना के दे सकता है। इसलिए इस कंपनी का मेरा खास इसके प्रति मेरा थोड़ा सा ध्यान है। अब हम देख लेते हैं कंपनी का प्राइस मूवमेंट और किस लेवल पे कंपनी को लेना सही रहेगा। तो ये देखिए मैक्स का चार्ट हमने कंपनी का लगाया हुआ है। कंपनी का लो देखिए 712 रुपया था जब ये 16 में लिस्ट हुई थी, और हाई लगाया 6000 का, अभी 4000 पे आपको मिल रही है। मतलब आप देख सकते हैं 6000 की कंपनी 4000 पे मिल रही है, यानी कि कंपनी टॉप से काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है।
कंपनी टॉप से काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, अभी आपको सही कीमत पे मिल रही है। 5 साल का देखिए 191%, 1 साल का देखिए तो लगभग कंपनी ऊपर नीचे हो रही है। 500 के रेंज के 500 ऊपर जा रही है, कभी 500 नीचे जा रही है। तो आपको ये बेस्ट समय है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, जो कि एक लेवल पे स्थिर है, रुका हुआ है। अब ये कंपनी किसी भी समय रफ्तार बढ़ेगी और अपने हाई को भी क्रॉस करके ऊपर जा सकती है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट समय है। आपको 3878 में मिल रहा है, अगर ये 3500 के या उससे नीचे मिल जाए तो और बढ़िया है। आप कुछ इंतजार करना है, नीचे लेना है, लेकिन ये इसका जो है फेयर प्राइस है, इस पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। 3500 3300 इसका और बेस्ट हो सकता है, अगर उस लेवल पे जाती है तो आप जरूर इसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कंपनी को और रिसर्च करिए और इसके बारे में जानकारी रखिए, इस वेबसाइट पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट पढ़िए। मुझे तो ये कंपनी अच्छी लग रही है, इसलिए इसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।